दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी की कहानी जो एक राजकुमार और उसकी समय यात्रा के रोमांचक कारनामों पर आधारित है। ये दिल छू लेने वाली फिल्म यूरोप में काफी मशहूर है, जिसका अंत देखकर आप सबको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इसलिए इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में जंगल में एक जादुई द्वार खुलता हुआ दिखाया जाता है। उस द्वार से कुछ बुजुर्ग परियां बाहर आती हैं। फिर ये परियां जंगल के रास्ते आगे बढ़ती हैं। रास्ते के किनारे एक आदमी सो रहा होता है, तो उनमें से एक परी बाकियों से कहती है कि ये बार्ड है, ये उसी राजा एडवर्ड का गुप्तचर है जिसके महल में हम लोग जा रहे हैं। इसके बाद ये परियां वहां से आगे बढ़ती हैं और राजा एडवर्ड के महल के गेट पर पहुंच जाती हैं। गेट का दरबान लुइक कहता है कि आप लोग दादी परियां हैं ना? परियां कहती हैं हाँ, जब भी किसी के घर बच्चे का जन्म होता है तो हम लोग उसका भविष्य बताने जाते हैं। महाराज एडवर्ड के यहाँ बेटे का जन्म हुआ है, इसलिए हम लोग उसका भविष्य बताने आए हैं। ल्यूक उन लोगों का स्वागत करते हुए उन्हें अंदर भेजता है। अंदर जाने पर राजा का मंत्री वुडो परियों से कहता है अभी बच्चे का नामकरण समारोह होने में थोड़ा वक्त बचा हुआ है। परियां कहती है तब तक हम लोग राजा के सेनापति मैक्स के बच्चे का नामकरण और भविष्यवाणी करके आते हैं, क्योंकि उसका जन्म भी उसी दिन हुआ है जिस दिन राजा एडवर्ड के बेटे का जन्म हुआ है। इसके बाद परियां राजा के सेनापति मैक्स के आवास पर जाती हैं और मैक्स के बेटे को बेन नाम देती हैं। अब सेनापति और उसकी पत्नी उनसे बच्चे के भविष्य के बारे में पूछती हैं, तो परियां कहती हैं कि इसकी उम्र लंबी होगी, पर ये पेटू होगा और जिंदगी भर बस खाने के पीछे ही भागेगा। अपने बेटे का ऐसा भविष्य जानकर सेनापति और उसकी पत्नी को बहुत बुरा लगता है। सेनापति मैक्स परियों से कहता है कि क्या आप इसे बदल नहीं सकती? तो परियां कहती हैं कि नहीं, और फिर वो लोग राजा एडवर्ड के बेटे के नामकरण समारोह में चली जाती हैं। वहां राजा एडवर्ड सभी अतिथियों का स्वागत करते हैं। परियां राजा के बेटे को जैक नाम देती हैं और कहती हैं कि ये बच्चा कूटनीति में माहिर होगा तथा बड़ा होकर कई और राज्यों पर भी राज करेगा। ये सुनकर राजा और उनकी पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। आगे परियां कहती हैं कि जब इसकी उम्र 25 साल होगी तब इसकी शादी पड़ोस के राजा माइक के बेटी याना से होगी। पड़ोस के राजा माइक वहां मौजूद होते हैं। वो ये भविष्यवाणी सुनकर चौंक जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं। फिर परियां राजा से ये भी कहती हैं कि एक और बात है, इसकी उम्र 25 साल होने पर राज्य में एक रहस्यमयी घटना घटेगी, पर वो घटना क्या होगी इस बारे में अभी हमें भी नहीं पता। इसके बाद 10 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। राजा एडवर्ड का बेटा जैक अपने कमरे में कुछ लिख रहा होता है। दूसरी तरफ राजा माइक अपनी पत्नी और बेटी याना के साथ अपनी शाही सवारी में राजा एडवर्ड से मिलने आ रहे होते हैं। कुछ ही देर में उनकी सवारी एडवर्ड के महल में पहुंच जाती है। वहां राजा एडवर्ड अपने परिवार के साथ उनके स्वागत के लिए खड़े होते हैं। याना थोड़ी नकचढ़ी होती है, इसलिए वो अपना मुकुट बग्घी से नीचे फेंक देती है। फिर जब दोनों परिवार आपस में मिल रहे होते हैं तो जैक याना का नीचे गिरा हुआ मुकुट उठाकर उसे याना को पहनाने लगता है, पर नकचढ़ी याना उसके साथ बुरा बर्ताव करते हुए उसे हाथों और पैरों से मारने लगती है। जैक समझदार होता है, इसलिए मेहमान होने के नाते वो वहां याना को कुछ नहीं कहता और नाराज होकर अपने कमरे में चला जाता है। राजा माइक और उनकी पत्नी अपनी बेटी की ऐसी हरकत पर बहुत शर्मिंदा होते हैं और वो इसके लिए राजा एडवर्ड से माफी मांगते हैं। अगले सीन में सेनापति मैक्स के बेटे बेन को दिखाया जाता है, जिसे सेनापति निशाना लगाना सिखा रहा होता है, पर बेन लापरवाह होता है और उसका खाने के अलावा और किसी काम में मन नहीं लगता। इसलिए वो निशाने पर तीर चलाने के बजाय गलती से अपने बाप की टोपी पर तीर चला देता है। इस बात से नाराज होकर सेनापति कहता है कि हे भगवान, ये कैसी नालायक औलाद दी है तुमने मुझे। दूसरी तरफ याना के माता पिता जैक से माफी मांगने के लिए याना को उसके कमरे में भेजते हैं। याना जैक से माफी मांगती है, पर जैक अपनी डायरी में कुछ लिख रहा होता है और नाराज होने की वजह से वो उसे कोई जवाब नहीं देता। इसी बीच याना के हाथ से गिलास का पानी जैक की डायरी पर गिर जाता है। ये देखकर पहले से ही नाराज जैक उस पर स्याही उड़ेल देता है। अब दोनों में जमकर लड़ाई होती है और दोनों बाहर आकर एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। इसके बाद 15 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। जवान हो चुका जैक अपने कमरे में बैठकर डायरी में कुछ लिख रहा होता है, लेकिन वो उदास भी होता है क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार जल्दी ही उसे याना से शादी करनी पड़ेगी। पर वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता, क्योंकि उसकी और याना की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। इसीलिए वो दोनों ये शादी नहीं करना चाहते थे। आखिरकार शादी का दिन आ जाता है। महल के अंदर सभी मेहमान शादी के मंच के पास इकट्ठा होते हैं और राजा माइक अपनी बेटी याना को लेकर आते हैं। सेनापति का बेटा बेन भी बड़ा होकर एक सिपाही बन चुका होता है, पर वो अब भी पेटू और लापरवाह होता है। इसीलिए सेनापति उससे कहते हैं कि जब तक ये रस्म न पूरी हो जाए तुम महल के अंदर की सुरक्षा देखो, क्योंकि तुम यहाँ रहे तो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होगी। इधर याना और जैक दोनों शादी के लिए पादरी के सामने खड़े होते हैं। दोनों ही ये शादी नहीं करना
चाहते थे, इसलिए उनका मुंह उतरा हुआ होता है। पादरी उन दोनों से कहता है कि क्या आप दोनों ये शादी अपनी मर्जी से कर रहे हैं, पर दोनों में से कोई भी हाँ बोलने के लिए तैयार नहीं होता, जबकि वहां मौजूद सभी लोगों की निगाहें इन्हीं दोनों पर होती है। इसी दौरान महल के अंदर से खड़खड़ की आवाज आती है। सेनापति अंदर जाकर देखता है तो उसका पेटू बेटा सुरक्षा देखने की बजाय मेहमानों के लिए बने हुए केक खा रहा होता है। ये देखकर सेनापति बहुत नाराज होता है और कहता है कि साले, परियों ने सही भविष्यवाणी की थी, तू बहुत बड़ा पेटू है। ये सुनकर बेन हड़बड़ा जाता है और केक खिड़की से बाहर फेंक देता है, पर वो केक सीधा राजकुमारी के ऊपर जाकर गिरता है। ये देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं, पर याना और जैक दोनों को इसी बहाने कुछ और देर शादी न करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि दोनों ने ही अभी पादरी के सामने शादी के लिए हामी नहीं भरी थी। उधर मूर्ख बेन और सेनापति दोनों इस घटना के लिए वहां सभी लोगों से माफी मांगते हैं। अब जब याना कपड़े बदलने के लिए जाने लगती है तो वहां बैठी परियों से कहती है कि आखिर आप लोगों ने ऐसी भविष्यवाणी क्यों की, हम दोनों ही ये शादी नहीं करना चाहते। जैक भी कहता है कि इससे कोई खुश नहीं रहेगा। ये सुनकर एक बूढ़ी परी कहती है कि शायद हमें अपने इस समय यात्रा वाली घड़ी का इस्तेमाल करके अपनी भविष्यवाणी बदल देनी चाहिए, पर बाकी परियां उन्हें टोकते हुए कहती हैं कि समय से छेड़छाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं है, क्योंकि इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। ये सुनकर बुजुर्ग परी अपना मन बदल लेती है, पर जैक को अंदाजा लग जाता है कि शायद इस घड़ी के जरिए वो समय यात्रा करके भविष्यवाणी को बदल सकता है। इसलिए वो अपने कमरे में जाकर एक किताब में समय यात्रा करने वाली उस जादुई घड़ी के बारे में पढ़ता है। फिर वो याना से कहता है कि अगर हमें ये घड़ी मिल जाए तो हम समय में पीछे जाकर परियों को हमारी शादी की भविष्यवाणी करने से रोक सकते हैं, और अगर ऐसा हो जाए तो हम दोनों शादी करने से बच सकते हैं। याना कहती है, पर वो जादुई घड़ी हमें मिलेगी कैसे? तो जैक कहता है, हम इसके लिए पेटू बेन का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जैक एक सैनिक के जरिए बेन के पास एक संदेश भिजवाता है और खुद याना के साथ फिर से स्टेज पर पादरी के सामने जाता है। इस बार भी पादरी दोनों से पूछता है कि क्या तुम दोनों को ये शादी मंजूर है, लेकिन तभी योजना के मुताबिक बेवकूफ बेन वहां एक काठ का घोड़ा लेकर आ जाता है, जिससे समारोह में बैठे सभी लोगों का ध्यान उस पर चला जाता है। सेनापति उससे पूछते हैं कि बेवकूफ, ये क्या लाए हो तुम? तो बेन कहता है कि जैक का संदेश आया था कि आपको काठ का घोड़ा चाहिए। इसी बीच मौका देखकर याना परियों के पास से उनकी जादुई घड़ी चुरा लेती है, और इससे पहले कि कोई कुछ जान पाता, ये दोनों घड़ी का समय पीछे घुमाकर वहां समय का द्वार खोल देते हैं और उसके जरिए उस समय में चले जाते हैं जिस दिन परियां जैक के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए महल में आने वाली थीं। उस समय में जाकर दोनों अपने महल में पहुंच जाते हैं। वहां मंत्री वुडो उनसे पूछता है कि आप लोग कौन हो? तो दोनों कहते हैं कि हम दोनों मेहमान हैं और आज राजा के बेटे के नामकरण समारोह में शामिल होने के लिए आए हैं। तो मंत्री कहता है कि अभी परियां नहीं आई हैं। ये सुनकर वो दोनों वहां से एक घोड़ा लेकर जंगल में जाते हैं। रास्ते में उन्हें गुप्तचर बाढ़ दिखता है। वहां से आगे जाकर ये दोनों एक जगह रुकते हैं। तभी परियां वहां प्रकट होती हैं और आगे बढ़ती हैं, लेकिन जैक उन्हें रास्ते में रोक लेता है। परियां कहती है कि तुम इस समय के तो नहीं लगते, कौन हो तुम लोग और तुम्हारे पास मेरी जादुई घड़ी कैसे आई? जैक कहता है कि मैं अपने समय में जाकर ये घड़ी वापस लौटा दूंगा, पर उसके लिए आप लोगों को मेरी एक शर्त माननी होगी। परियां पूछती हैं कि कौन सी शर्त? तो जैक कहता है, आप लोग राजा एडवर्ड के बेटे के बारे में भविष्यवाणी करने जा रही हैं, और मैं चाहता हूं कि आप उस भविष्यवाणी में ये न बताएं कि उनके बेटे की शादी राजा माइक के बेटी से होगी। परियां कहती हैं कि तुम हमारी भविष्यवाणी जानते हो, इसका मतलब तुम भविष्य से आए हो, पर हम झूठ नहीं बोल सकते और हम पूरी भविष्यवाणी करेंगे। तुम्हारे लिए भी यही अच्छा है कि तुम वापस अपने समय में जाकर हमारी घड़ी वापस कर दो। इसके बाद परियां राजा के महल की तरफ आगे बढ़ जाती हैं। याना जैक से कहती है कि अब क्या करोगे? अगर एक बार उन्होंने भविष्यवाणी कर दी तब हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। उधर ये परियां अब तक महल के गेट के अंदर दाखिल हो चुकी होती हैं। जैक और याना भी वापस महल में आ जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि परियां सेनापति के बेटे बेन के बारे में भविष्यवाणी कर रही हैं। इससे उन्हें एक आइडिया आता है। जैक याना से कहता है कि अगर मैं अपने बच्चे वाले रूप को गायब कर दूं तो परियां भविष्यवाणी ही नहीं कर पाएंगी। इस पर याना कहती है कि ये कैसे करोगे तुम? तो जैक बताता है कि ये मेरा महल है और मैं यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। फिर वो याना के साथ महल के अंदर जाता है। वहाँ वो देखता है कि उसकी दादी छोटे जैक को गोद में उठाकर दुलार रही हैं। अपने बच्चे वाले रूप को देखकर जैक बहुत खुश हो जाता है, लेकिन फिर वो कमरे के बाहर केक रख देता है। उसकी दादी जैसे ही बच्चे को अंदर रखकर केक खाने आती हैं, तो जैक याना के साथ छोटे जैक को उठाकर अंदर के रास्ते वहां से भागता है। अब जैसे ही दादी को इस बात का एहसास होता है कि कोई छोटे जैक को ले गया, तो वो शोर मचाने लगती हैं। इस बात से महल में हड़कंप मच जाता है और राजा मंत्री से कहते हैं कि अगर मेरा बेटा नहीं मिला तो मैं किसी को भी नहीं बख्शूंगा। ये सुनकर सेनापति और सैनिक छोटे राजकुमार को ढूंढने में लग जाते हैं। इधर जैक और याना छोटे जैक को लेकर महल के एक गुप्त कमरे में
छिप जाते हैं, इसलिए सैनिकों के काफी खोजने के बाद भी वो उनके हाथ नहीं लगते। जब सैनिक सेनापति से बताते हैं कि राजकुमार नहीं मिल रहा है तो सेनापति के दिमाग में एक प्लान आता है और वो अपनी पत्नी से कहता है कि अगर आज समारोह से पहले राजा को उनका बेटा नहीं मिला तो वो सबको सजा देंगे, इसलिए मैं उन्हें हमारा बेटा देने जा रहा हूँ। छोटा होने की वजह से वो उसे पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये उनका असली बेटा नहीं है। इस बात से उसकी पत्नी दुखी होने लगती है तो सेनापति कहता है कि हमारा बेटा राजकुमार की जिंदगी जिएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर वो अपना बच्चा ले जाकर सबके सामने राजा और रानी को दे देता है तो राजा पूछते हैं कि ये तुम्हें कहाँ मिला और इसको चुराने वाले कहाँ गए। तो सेनापति झूठ बोलते हुए कहता है कि वो लोग डर के मारे राजकुमार को बाहर छोड़कर भाग गए। बेटे के वापस मिलने से राजा रानी बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद समारोह शुरू होता है और परियां राजा के बच्चे के बारे में भविष्यवाणी करने जाती हैं, पर जब वो बच्चे को देखती हैं तो चौंक जाती हैं क्योंकि इस बच्चे का भविष्य मंत्री के बच्चे के भविष्य जैसा दिखता है। तो परियां वही भविष्यवाणी करती हैं कि इसकी उम्र लंबी होगी पर ये पेटू होगा और बड़ा होकर सिर्फ खाने के बारे में ही सोचेगा। ये भविष्यवाणी सुनकर राजा और रानी चिंतित हो जाते हैं, पर सेनापति खुश हो जाता है क्योंकि वो उसका ही बेटा होता है। उधर महल के गुप्त कमरे में जैक और याना भी खुश हो जाते हैं क्योंकि परियां भविष्यवाणी कर चुकी होती हैं और अब उन्हें भविष्य में शादी नहीं करनी पड़ेगी। याना कहती है कि अब हम तुम्हारे छोटे रूप का क्या करें, तो जैक कहता है इसे हम सेनापति को वापस कर देते हैं ताकि वो इसे राजा को सौंप दे। फिर ये दोनों छोटे जैक को लेकर सेनापति के घर जाते हैं। सेनापति उन्हें नहीं पहचानता, इसलिए जैक उनसे कहता है कि हमें राजकुमार मिल गया है, तुम इसे ले जाकर वापस राजा को दे दो। लेकिन सेनापति तो पहले ही झूठ बोलकर अपना बेटा राजा को दे चुका होता है, इसलिए वो उन दोनों से कुछ नहीं कहता और बच्चे को ले लेता है। इसके बाद ये दोनों वहां से बाहर आकर जादुई घड़ी की सुई घुमाते हैं और समय द्वार के जरिए वापस अपने समय में लौट आते हैं। पर इन दोनों को ये नहीं पता होता कि पहले के समय में जाकर इन दोनों ने जो हरकत की थी उसकी वजह से वर्तमान समय में अब सब कुछ बदल चुका होता है। और अब वर्तमान समय में जैसे ही ये दोनों महल के अंदर जाने लगते हैं, सेनापति मैक्स वहां के राजा बेन के साथ महल से बाहर आता है। फिर वो जैक से कहता है कि लुटेरे जूलियन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महल के अंदर आने की। दरअसल सेनापति मैक्स का पेटू बेटा बेन अब वहां का राजा बन चुका होता है और सेनापति मैक्स उसके मुख्य सलाहकार बन चुके होते हैं। पर राज्य के लोगों को ये बात नहीं पता होती कि बेन सेनापति का बेटा है। सेनापति मैक्स की बात सुनकर जैक और याना चौंक जाते हैं। दोनों के समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी पेटू राजा बेन सैनिकों से इन दोनों को पकड़ने को कहता है। बचने के लिए दोनों वहां से भागते हैं और अस्तबल से घोड़ा लेकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन मैक्स के आदेश पर सैनिक भी जंगल में दोनों को पकड़ने के लिए उनका पीछा करते हैं। उसी जंगल में मौजूद कुछ विद्रोही लोग इन सैनिकों को पत्थर मारने लगते हैं, जिससे सैनिक डरकर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद ये विद्रोही लोग जैक के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम वापस आ गए जूलियन, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि हमारा लीडर वापस लौटेगा। फिर ये विद्रोही संगठन के लोग इन दोनों को साथ लेकर अपने अड्डे पर जाने लगते हैं। इस दौरान जैक याना से कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब मुझे जूलियन क्यों कह रहे हैं और ये विद्रोही लोग मुझे अपना लीडर क्यों बता रहे हैं। थोड़ी देर चलने के बाद ये सभी लोग एक खंडहर किले में पहुंच जाते हैं जहां राज्य के काफी लोग मौजूद होते हैं। जैक को देखकर वो सभी बहुत खुश होते हैं और उसका अभिवादन करते हैं। फिर वो लोग जैक से कहते हैं कि अब जब तुम वापस आ गए हो तो तुम फिर से हमारे गिरोह के सरदार की जिम्मेदारी संभालो। इसी बीच गुप्तचर बार्ट जैक को अपना बेटा कह के बुलाता है। ये सुनकर जैक और भी हैरान हो जाता है। तभी वहां मौजूद एक दूसरा शख्स जैक से कहता है कि सरदार जूलियन, कुछ समय पहले जब आप हम लोगों के साथ जंगल में जा रहे थे तभी आपको पालकी में राजकुमारी याना मिली थी और आप दोनों में प्यार हो गया था। फिर आप हम लोगों का साथ छोड़कर याना के साथ अपनी जिंदगी गुजारने के लिए हमेशा के लिए पहाड़ों में रहने चले गए। हमें नहीं लगता था कि आप याना के साथ कभी वापस लौटोगे। ये बातें चल ही रही होती हैं कि तभी वहां के एक खंडहर महल से राजा एडवर्ड और उनकी पत्नी बाहर आती हैं। उनके सम्मान में सभी लोग खड़े हो जाते हैं। जैक अपने असली माता पिता को देखकर बहुत खुश हो जाता है। राजा एडवर्ड उससे कहते हैं कि सरदार जूलियन, तुम वापस आ गए हो। अब हम पूरी ताकत लगाकर उस धूर्त मैक्स से अपना राज्य वापस लेने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जैक उन्हें पिताजी कहकर बुलाता है, पर यह सुनकर राजा और वहां मौजूद बाकी सभी लोग चौंक जाते हैं। जबकि गुप्तचर बार्ट जैक से कहता है कि बेटे, मैं हूं तुम्हारा बाप, वो तो हमारे राजा हैं। जैक समझ जाता है कि कुछ तो ऐसा जरूर है जो उसे नहीं पता, इसलिए वो बात को संभालते हुए कहता है कि माफ करना, मुझे गलतफहमी हो गई। इसके बाद वो सच जानने के लिए बार्ट के पास जाता है। बार्ट उससे नाराज होता है और कहता है कि तुम बाहर जाकर अपने पिता को ही भूल गए। तुम बहुत छोटे से थे जब तुम मुझे एक टोकरी में जंगल में मिले थे। मैंने ही तुम्हारा पालन पोषण करके तुम्हारा नाम जूलियन रखा और बड़े होकर तुमने लोगों की मदद करने और अन्याय का विरोध करने के लिए विद्रोही संगठन
बनाया। अब जैक को ये सारा मामला समझ में आने लगता है, इसलिए वो उनसे माफी मांगता है और पूछता है कि राजा रानी यहाँ क्यों रह रहे हैं। तो बार्ड कहता है कि राजा एडवर्ड का बेवकूफ बेटा बेन जैसे जैसे बड़ा होता गया, वो राजा एडवर्ड से ज्यादा सेनापति मैक्स की बात मानने लगा था। फिर जिस दौरान तुम चले गए थे, उसी दौरान एक दिन उसने सेनापति के कहने पर अपने ही बाप राजा एडवर्ड को गिरफ्तार करने की कोशिश की, पर राजा एडवर्ड रानी और अपने कुछ वफादार लोगों के साथ यहाँ भाग गए। फिर बेन वहाँ का राजा बन गया और सेनापति उसका सलाहकार। अब वो मूर्ख बेन सारे काम उसी मैक्स की सलाह पर करता है। ये जानने के बाद जैक और याना समझ जाते हैं कि लोगों को अभी ये सच नहीं पता कि बेन सेनापति मैक्स का बेटा है। अगले सीन में राजमहल दिखाया जाता है, जहाँ मैक्स बेन से कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि सबके सामने मुझे पिताजी कहकर मत बुलाया करो, नहीं तो लोगों को सच पता लग जाएगा कि तुम राजा एडवर्ड के नहीं मेरे बेटे हो। फिर वो बेन से कहता है कि सेना भेजकर उन विद्रोहियों का पता लगाओ, नहीं तो एडवर्ड को उसका राज्य वापस दिलाने के लिए वो लोग हम पर हमला करने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ जंगल के गुप्त खंडहर में विद्रोही संगठन के लोग जैक और याना को रूखा सूखा खाने के लिए देते हैं और कहते हैं कि हम लोगों की स्थिति बहुत खराब है। मैक्स के बहकावे में आकर बेन जनता पर बहुत अत्याचार करता है, इसलिए हम में से कुछ लोग राजा के साथ यहाँ भाग आए, पर हमें बड़ी ही मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिल पाती है। याना जैक से कहती है कि हमारी एक गलती की वजह से आज हर कोई तकलीफ में है, इसलिए हमें समय में पीछे जाकर अपनी गलती सुधारनी होगी। जैक कहता है पर समस्या ये है कि भागम भाग में मुझसे वो जादुई घड़ी कहीं गिर गई। तो याना कहती है कि अब क्या होगा। इस पर जैक कहता है कि अगर हमें परियां मिल जाएं तो हम उनसे घड़ी उधार लेकर सब ठीक कर सकते हैं। वहां मौजूद लोगों को नहीं पता होता कि ये दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। जैक उन लोगों से कहता है कि अगर हमें परियां मिल जाएं तो आप सबकी तकलीफ दूर हो सकती है। इस पर उनमें से एक आदमी कहता है कि परियां तभी आती हैं जब किसी को बच्चा होता है। इत्तेफाक से हमारे संगठन में कुछ ही दिनों बाद एक औरत को बच्चा होने वाला है। अब रात होने पर बार्ड उस खंडहर किले के अपने घर में इन दोनों को सोने के लिए कमरा देता है। वहाँ बहुत सारे मच्छर होने की वजह से याना रात भर नहीं सो पाती। फिर सुबह वो जैक से कहती है कि मैं राजकुमारी हूँ, मैं कभी ऐसी हालत में नहीं रही। यहाँ ना कुछ खाने को है और ना ही सोने को, इसलिए मैं अपने पिता के राज्य में जा रही हूँ। जैक उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानती और जंगल की तरफ चली जाती है। इसी बीच संगठन की एक महिला महल से खबर लेकर आती है और सबसे कहती है कि मैक्स राजा की सेना के साथ हमारे अड्डे को ढूंढ रहा है, वो जल्दी ही हम पर हमला कर सकता है। ये सुनकर राजा एडवर्ड और संगठन के लोग जैक से कहते हैं कि हम इतने कम लोग मैक्स की सेना से कैसे निपटेंगे। दूसरी ओर जंगल के रास्ते अपने पिता के पास जा रही याना के दिल में जैक के लिए प्यार जाग जाता है, जिससे वो वापस उसके पास लौटने लगती है। पर तभी उसे एक बग्घी के साथ मैक्स के सैनिक दिखते हैं। बग्घी में हथियार होता है जिसे वो सैनिक महल में ले जा रहे होते हैं ताकि इसके इस्तेमाल से मैक्स की सेना विद्रोही संगठन पर हमला कर सके। लेकिन इसी दौरान बग्घी का एक पहिया ढीला हो जाता है और सैनिक उसे सही करने में लग जाते हैं। मौका देखकर याना वो बग्घी लेकर भागने की कोशिश करती है, पर पहिया निकल जाने की वजह से बग्घी पलट जाती है और याना पकड़ी जाती है। अब ये सैनिक याना को बांधकर बग्घी के अंदर डाल देते हैं और वहां से आगे बढ़ते हैं। जंगल के रास्ते पर एक जगह जैक अपने कुछ साथियों के साथ इस इंतजार में होता है कि वो वहां से गुजरने वाले सैनिकों से बात करके उन्हें अपनी तरफ मिला सके। दूसरी ओर मैक्स सेना लेकर जंगल के किनारे विद्रोही संगठन के लोगों की तलाश कर रहा होता है। तभी वहां से परियां गुजरती हैं, तो मैक्स उनसे पूछता है कि आप लोग कहां जा रही हैं। परियां बताती है कि संगठन में एक औरत को बच्चा हुआ है, हम उसकी भविष्यवाणी करने जा रहे हैं। ये सुनकर मैक्स सेना के साथ परियों के पीछे लग जाता है ताकि उनके जरिए वो विद्रोही संगठन के अड्डे तक पहुंच सके। दूसरी ओर बग्घी में हथियार ले जा रहे सैनिकों का सामना जैक से होता है, तो वो लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर जैक वहां लगे एक मधुमक्खी के छत्ते पर गोली चला देता है। गुस्साई मधुमक्खियां सैनिकों पर टूट पड़ती हैं, जिससे सैनिक बग्घी छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। फिर जैक और उसका साथी बग्घी के अंदर झांकते हैं तो अंदर हथियार और याना होती है। इसके बाद हथियार भरी बग्घी लेकर ये सभी लोग वापस अपने अड्डे पर आते हैं, पर वहां सब कुछ बिखरा हुआ और टूटा हुआ होता है और उनके बाकी के साथी भी नहीं नजर आ रहे होते। तभी खंडहर के पीछे से राजा एडवर्ड अपनी पत्नी और 1-2 लोगों के साथ बाहर आते हैं। वो लोग जैक से बताते हैं कि मैक्स अपनी सेना के साथ परियों के पीछे यहाँ आया था, उसकी सेना ने यहाँ काफी तोड़फोड़ की और हमारे लोगों को ले जाकर कारागार में डाल दिया। छिप जाने की वजह से हम लोग बच गए। ये सुनकर जैक अपने बचे हुए साथियों और एडवर्ड के साथ परियों और अपने लोगों को जेल से छुड़ाने की योजना बनाता है और फिर योजना के अनुसार ये लोग एक बग्घी में बैठकर महल के गेट के पास जाते हैं। वहां का दरबान बग्घी चालक से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हारी बग्घी के अंदर क्या है। तो चालक कहता है कि सब्जियां हैं। अब जैसे ही वो दरबान अंदर झांकता है तो बग्घी में बैठे जैक और उसके साथी डंडा मारकर उस दरबान को बेहोश कर देते हैं। फिर इन लोगों में से एक आदमी दरबान की वर्दी पहनकर वहां खड़ा हो जाता है और दूसरा आदमी चुपके से जाकर किले के ऊपर चढ़ जाता है। इसके बाद संगठन
संगठन का बग्घी चालक बग्घी लेकर अंदर जाता है। वहां बेन का सेनापति उस बग्घी को चेक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी किले के ऊपर पहुंच चुका जैक का साथी युद्ध का बिगुल बजा देता है, जिससे राजा बेन के सैनिकों में हड़कंप मच जाता है और उन्हें लगता है कि कोई दुश्मन सेना उन पर हमला करने आ रही है। अब इस बात की जांच करने के लिए सेनापति बग्घी छोड़कर किले के ऊपर जाने लगता है। मौका देखकर बग्घी में बैठे जैक और उसके सभी साथी बाहर आकर राजमहल के अंदर दाखिल हो जाते हैं और फिर वो लोग महल के हर कमरे में धुआं सुलगाने लगते हैं। उधर बेन का सेनापति किले के ऊपर बिगुल बजा रहे जैक के आदमी के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पहुंचकर युद्ध का बिगुल क्यों बजा रहे हो। वो आदमी कहता है क्योंकि मुझे बजाने में मजा आता है। ये सुनकर नाराज सेनापति सैनिकों से कहता है कि पकड़ लो इस पागल को, लेकिन तभी महल के हर कमरे से धुआं उठता देखकर सेनापति और सैनिकों को लगता है कि महल में आग लग गई है, इसलिए अब वो लोग महल की ओर भागते हैं। उधर राजमहल में मैक्स और उसका राजा बेटा बेन परेशान होते हैं कि आखिर महल के अंदर ये सब क्या हो रहा है। इसी बीच जैक और याना जेल में कैद परियों के पास जाते हैं और उनसे अपनी की हुई गलती के बारे में बताते हुए कहते हैं कि अगर आप लोग कुछ देर के लिए हमें अपनी जादुई घड़ी दे दें तो हम समय में पीछे जाकर सब कुछ ठीक कर देंगे। परियां कहती हैं कि मैक्स ने हम लोगों से सब कुछ ले लिया, यहाँ तक कि हमारी घड़ियां भी, पर उस मूर्ख को ये नहीं पता कि वो घड़ियां जादुई हैं। इसी बीच सैनिक वहां आकर जैक और याना को भी पकड़ लेते हैं। दूसरी ओर महल के अंदर राजा एडवर्ड अपनी पत्नी और बाकी साथियों के साथ पकड़े जाते हैं और सैनिक उन्हें राजा बेन के सामने पेश करते हैं। वहां बेन मैक्स से पूछता है कि पिताजी इनके साथ क्या करना चाहिए। ये सुनकर एडवर्ड और बाकी लोग चौंक जाते हैं। एडवर्ड मैक्स से कहता है कि ये तुम्हें पिताजी क्यों कह रहा है, इसका मतलब कि ये तुम्हारा बेटा है। अब मुझे समझ में आ रहा है, तुमने मुझसे झूठ बोलकर मुझे अपना बेटा दे दिया था ताकि तुम मेरे राज्य पर कब्जा कर सको। मैक्स की पोल खुल चुकी होती है, इसलिए वो राजा एडवर्ड और उनके लोगों के लिए मौत की सजा का ऐलान करता है। रात में जेल के अंदर सभी लोग बहुत दुखी होते हैं। जैक और याना एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और कहते हैं कि हमारी गलती की वजह से ये लोग भी बेमौत मारे जाएंगे। अगले दिन इन सभी लोगों को बंदी बनाकर राजा बेन के सामने पेश किया जाता है। मैक्स के सलाह पर बेन सैनिकों से उन सभी को फांसी पर टांगने का आदेश देता है। अब फांसी से पहले मैक्स कहता है कि अगर तुम में से किसी की कोई आखिरी इच्छा हो तो वो बता सकता है। मैक्स के हाथ में परियों वाली घड़ी होती है। ये देखकर जैक मैक्स से कहता है कि मैं तुम्हारी घड़ी छूकर देखना चाहता हूँ। तो बेवकूफ मैक्स वो घड़ी जैक को देखने के लिए दे देता है। मौका पाकर जैक घड़ी की सुइयां घुमाकर समय का द्वार खोल देता है और उस समय में पहुंच जाता है जब सेनापति छोटे जैक को जंगल में छोड़ने जा रहा होता है। पर जैक और याना वहां पहुंचकर उससे बच्चे को ले लेते हैं और फिर ये दोनों छोटे जैक को उस समय की परियों के हवाले कर देते हैं और सारी घटना के बारे में बताकर उन्हें सब कुछ पहले जैसा करने को कहते हैं। तो परियां ऐसा ही करती हैं और अब समय वहीं आ जाता है जहां पादरी दोनों से शादी के लिए पूछ रहा होता है, लेकिन इस बार ये दोनों शादी के लिए हाँ कर देते हैं। इस तरह ये फैंटेसी एडवेंचर मूवी है खत्म हो जाती है। अगर आपको भी कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।